नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, भारत की इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। और भारत के भौतिक प्रदेश जो हमने 6 भागों में विभाजित किया था, उनमें से हमने हिमालय पढ़ लिया, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठारी भाग पढ़ रहे हैं। इन 14 भौतिक स्वरूप चल रहा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पिछली क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग को कितने भागों में बांटा था मैंने? 2 भागों में। देखिए, एक तो मैंने बताया था कि पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। एक तो पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? पठारी प्रदेश पढ़ेंगे। यही बात थी। पठारों को हम अलग से पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र अलग पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों की मैं बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्रों में हमने क्या पढ़ा? पश्चिमी घाट पढ़ा, यानी सह्याद्री पढ़ लिया, पूर्वी घाट पढ़ लिया। ओके, पूर्वी घाट पढ़ लिया। हमने सतपुड़ा पढ़ा, विंध्याचल पढ़ा, हमने विंध्याचल पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, इतनी बात हमने की। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा और विंध्याचल। और फिर अब इनकी बात करेंगे, ठीक है, और इनको पढ़ेंगे। लेकिन इनसे पहले थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों की मैं बात करूं, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की और बात कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की मैं और बात करता हूं। देखिए आप पर्वतीय क्षेत्रों की और बात करते हैं, यानी हम प्रायद्वीप पठार में पर्वतीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में 4 हमने कर लिए। और आगे देखिए आप, 4 पॉइंट हमने कर लिए थे। ठीक है, 4 पॉइंट कौन से? सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैं दक्षिण भारत की बात करता हूँ। ये देखिए आप, तो यहाँ से एक बात ये ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ जो पर्वत श्रेणी है वो अन्नामलाई श्रेणी है। ठीक है, यहाँ श्रेणी है कार्डमम श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? नीलगिरी की श्रेणी है। कौन से? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ मलयगिरी की पहाड़ी की मैं बात करूँगा। ये देखिए आप, इसकी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आप एक बात कहेंगे सर, देखिए आप, ये तो है अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक और केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कर्नाटक और केरल में स्थित है। ये ज़्यादातर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ये ज़्यादातर कहाँ है? केरल में है। कुछ भाग इसका कर्नाटक में है। तो आप केरल ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? कार्डमम, जिसे हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है जी। अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मलयगिरी है, मलयगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इनमें से एक बात ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए आप, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी, इन दोनों के मिलन के बाद में, इन दोनों के मिलन से एक पर्वत श्रेणी जाती है। उस पर्वत श्रेणी का नाम है पालनी। उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? पालनी। क्या नाम है? पालनी पर्वत श्रेणी कहाँ जाती है? कार्डमम और अन्नामलाई पहाड़ी के संगम से जाती है। ठीक है, यहाँ से निकलती, दोनों के संगम से निकलती है। ये नीलगिरी की पहाड़ी है, इनकी बात भी हम करेंगे। वो मलयगिरी की पहाड़ी है, इनकी बात भी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, राजस्थान की एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? देखिए एक बात, इंडिया लेवल में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। तो देखिए, मैं नंबर बात करता हूँ, अन्नामलाई की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? अन्नामलाई की। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूँ, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बात करेंगे अन्नामुड़ी है। कौन सी है? अन्नामुड़ी है, अन्नामुड़ी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी है, जो कितनी है? 26 से 95 मीटर है। ये अन्नामुड़ी
ये अन्नामुडी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में स्थित है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या उसका? अन्नामुडी है। बात समझ, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगर केरल ऑप्शन में नहीं तो कर्नाटक करेंगे, क्योंकि केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? ये बात ध्यान रखेंगे। कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। ये बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कार्डमम और इलायची की पहाड़ियाँ मसालों के लिए प्रसिद्ध है, कहने का मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? कार्डमम और इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए मैं कुछ बात करता हूँ मलयगिरी की। मलयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आप बात करेंगे सर मलयगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलयगिरी की पहाड़ी किसके लिए? चंदन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। कौन? चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध कौन? मलयगिरी की पहाड़ियाँ। अब बात करूँ मैं नीलगिरी की पहाड़ी की, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली बात तो ये, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोधा बेटा है। कौन सी है? दोधा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोधा बेटा है, 26 से 37 मीटर है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोधा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दोधा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी है। कौन सी है? अन्नामुडी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बात करेंगे कौन सी है? ये देखिए आप, दूसरी दोधा बेटा है, ठीक है। तो दोनों ही चोटी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों के संगम से कौन सी पर्वत श्रेणी जाती है? तो आप बताएंगे सर इन दोनों के पर्वत श्रेणी से जो चोटी जाती है पर्वत श्रेणी, तो पालनी की पहाड़ी है। अब बात करेंगे हम नीलगिरी की पहाड़ियों की और बात करेंगे। तो मैं नीलगिरी की पहाड़ी में अगर मैं और बात करूं तो ध्यान से देखिए आप, नीलगिरी की पहाड़ी में और बात करें, देखिए क्या बात करते हैं। देखिए नीलगिरी की मैं और बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे नीलगिरी में, एक तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु मुख्य रूप से, केरल और कर्नाटक में, 3 राज्यों में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सर चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्ष के लिए ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। दक्षिण भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सी पहाड़ी है? तो आप बताएंगे दक्षिण भारत में चाय उत्पादन सर्वाधिक कौन सी पहाड़ियों से किया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी से किया जाता है। और दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तब आप बताएंगे कर्नाटक, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। लेकिन पहाड़ियाँ पूछे तो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। ये नीलगिरी की पहाड़ी क्या करती है? पश्चिमी घाट, ध्यान से समझे आप, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करती है? जोड़ती है। इसी कारण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। यानी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट को जोड़ती है, तो इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या कहते हैं? जंक्शन कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या कहते हैं? जंक्शन कहा जाता है, कि दोनों को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के वृक्ष के लिए, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और कितने राज्यों में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मैंने बता दी कौन सी है? दोधा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। बात समझ पा रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप नीलगिरी की पहाड़ी में एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऊटी है। कौन सा है? ऊटी पर्यटक स्थल है, ठीक है। ऊटी पर्यटक स्थल है। ये ऊटी पर्यटक स्थल दक्षिण भारत का, इसे हिल्स स्टेशन कहा जाता है।
दक्षिण भारत का हिल्स स्टेशन कहा जाता है, यानी स्वास्थ्य वर्धक कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का स्वास्थ्य वर्धक या हिल्स स्टेशन कहा जाता है। ये पर्यटक स्थल है ऊटी, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में इतनी बात ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में स्थित चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, ठीक है। और मुख्य रूप से कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोधा बेटा, वो भी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए आप आगे बात करते हैं। ये देखिए आप, हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग पढ़ रहे हैं, उसमें हम पर्वतीय श्रेणियों की हमने बात की है, ठीक है। और पर्वतीय श्रेणी में हम आगे बात करते हैं। पर्वत श्रेणियों में आगे मैं अगर बात करूं तो देखिए अरावली की बात करते हैं। पर्वत श्रेणियों में आगे मैं बात करूं तो अरावली की बात करते हैं। और अरावली के बारे में मैंने राजस्थान में विस्तार से बताया है, तो मैं यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बाकी यहाँ बात करेंगे नहीं, ठीक है। ये देखिए आप बात समझ पा रहे हैं? देखिए आप एक बात समझेंगे कि सर अरावली की अगर बात करें, अरावली की अगर बात करें तो ये मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। ये मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। इस मिनिकॉय द्वीप से, यहाँ से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। और ये कहाँ तक? दिल्ली तक स्थित है। कहाँ तक है? दिल्ली तक है, ठीक है। और वैसे भूभाग की बात करें तो पालनपुर, पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से, देखिए पालनपुर गुजरात से दिल्ली के बीच में है। इसके भूभाग की अगर मैं बात करूं तो पालनपुर गुजरात से, ये देखिए आप, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच में टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर है। ये देखिए आप, टोटल कितनी है? 692। और वैसे हम अरब सागर में भी है, इसी कारण अरब सागर की बेटी कहते हैं। अरब सागर की क्या कहते हैं? इसे बेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये कौन सा भाग है? दक्षिणी बिंदु है। अरावली का दक्षिण बिंदु इसे कहते हैं। और अरावली का ये कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है। ये अरावली का कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है, ठीक है। इसे यहाँ इसे रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, रायसीना पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं, या इसे दिल्ली रेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है? 692 है, ठीक है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। वर्तमान में जब ये उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय कैसी थी? तो आप बात करेंगे सर उत्पत्ति के समय अवशिष्ट थी, सॉरी वलित थी। कैसी थी? वलित थी। उत्पत्ति के समय कैसी थी? वलित थी। लेकिन वर्तमान में कैसी है? अवशिष्ट है। कैसी है? अवशिष्ट है। इसका अवशिष्ट भाग बचा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में अवशिष्ट है। जब उत्पत्ति हुई तब ये कैसी थी? वलित थी। टोटल कितनी है? पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक कितनी है? 692 है, ठीक है। औसत ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी टोटल संपूर्ण की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप ध्यान रखेंगे, संपूर्ण की औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करें तो 930 मीटर है। इसकी मैं चोटी की बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बात करेंगे गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर है, ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर K2 है। मध्य भारत की गुरु शिखर और दक्षिण भारत की मैंने बता दी अभी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे किसमें? अरावली में। बाकी अरावली की क्लासें राजस्थान वाली ज्योग्राफी में बहुत क्लासें ली हुई हैं, कम से कम अरावली की 10 क्लासें हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से अरावली को देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, हम बात करें आगे। अब यहाँ मैं अरावली की और कोई बातें करूँगा नहीं, ठीक है। वहाँ क्लासें देख सकते हो आप, ठीक। ये देखिए आप, अब बात करें प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। अब मैं बात करूँगा पठारों की। किसकी बात करूँगा? पठारों की बात करूँगा, ठीक है। तो आप बात करेंगे सर
पठारी भाग की बात करेंगे तो नंबर एक बात करूंगा मैं। नंबर एक जो पठारों की बात करूंगा तो उसका पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार, नागपुर पठार, ठीक है। अब हम पठारों की बात करेंगे, उसमें नंबर एक की बात करूँ मैं, छोटे नागपुर पठार की बात कर रहा हूँ। ये छोटे नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, कैसे है, देखिए आप ध्यान से देखिए। आप देखिए ये और ये दो भाग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप मान लीजिए ये झारखंड है, इसको आप समझ लीजिए ये पश्चिम बंगाल है, ठीक। ये पश्चिम बंगाल है और ये झारखंड है। अब आप ध्यान से समझिए छोटे नागपुर के पठार के बारे में क्या समझना। देखिए आप, छोटे नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, देखिए आप, ठीक है। यहां से एक नदी आ रही है पश्चिम बंगाल से, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है। इस नदी का नाम क्या, हुगली नदी है। हुगली नदी, हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है। हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है, ठीक है। जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो दो वितरिकाओं से गिरती है। तो बांग्लादेश से गिरती है, जो बांग्लादेश से गिरती है उसको पद्मा कहते हैं, और जो पश्चिम बंगाल से गिरती है उसको कहते हैं हुगली। तो हुगली में जाकर मिलती है एक नदी, उस नदी का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है कमरपेट, कमरपेट की पहाड़ियाँ, कमरपेट की पहाड़ियाँ। इन कमरपेट की पहाड़ियाँ झारखंड से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है, तो आप उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये दामोदर नदी छोटे नागपुर का पठार यानी झारखंड, ये पूरा पठार मानते हैं इसको, तो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर पठार मान लेते हैं, माना कि ये छोटे नागपुर का पठार है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। छोटे नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर दामोदर नदी है। दामोदर नदी भी भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। यानी भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ठीक है। तो ये दामोदर भी क्या है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, किसको, छोटे नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, दामोदर। ये है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार, इसको कहेंगे हजारीबाग का पठार। ये है कोडरमा का पठार, कोडरमा, या इसे रांची का पठार कहेंगे, कोडरमा या रांची का पठार। तो कोडरमा और रांची का पठार एक ही बात है, ठीक है। वो कौन सा है, हजारीबाग का पठार। इनको दो बराबर भागों में बांट, पूरे को क्या कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार। तो इन दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। कौन सी है, दामोदर नदी है, ठीक है। इस दामोदर नदी घाटी पर, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। कौन सी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो अमेरिका की टेनिस नदी के आधार पर स्थापित की गई है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में की गई है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी भी क्या करती है, भ्रंश घाटी से बहती है। किससे बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, देखिए बोकारो, ये इस्पात संयंत्र है, बोकारो, ठीक है। जमशेदपुर, ठीक है, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये भी क्या है, इस्पात संयंत्र। तो आप बताएंगे सर दामोदर नदी घाटी परियोजना में बोकारो, जमशेदपुर और दुर्गापुर, ठीक है, ये क्या है, इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तो बोकारो झारखंड में
बोकारो झारखंड में, और जमशेदपुर भी कहाँ झारखंड में है, और दुर्गापुर कहाँ है पश्चिम बंगाल में। ये इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए इस दामोदर नदी घाटी परियोजना में। और ये नदी लास्ट में कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे सर हुगली में मिलती है। कहाँ मिलती है, हुगली में। हुगली में कहाँ मिलती है, पर्ल हार्बर में मिलती है। कहाँ मिलती है, पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर नामक स्थान पर यह हुगली नदी में मिलती है। हुगली नदी गंगा की वितरिक है। हुगली नदी को विश्व में सबसे ज़्यादा विश्वासघात नदी के नाम से भी जाना जाता है। हुगली नदी विश्व की सबसे विश्वासघात नदी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इतनी बात ध्यान रखेंगे, इसको दो बराबर भागों में कौन बांटता है ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा छोटे नागपुर के पठार को ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक ढाल वाला, देखिए भारत में ये 13वां ढाल वाला है, 13वें ढाल वाला पठार है। इसे भारत में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का क्या कहते हैं, रूर कहा जाता है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक ढाल वाला, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सर्वाधिक खनिज होने के कारण इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और भारत का इसे रूर कहा जाता है। रूर कैसे, कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। रूर कहाँ है, जर्मनी में स्थित है। तो वहाँ पर खनिज उत्पादन क्षेत्र है रूर, जर्मनी का। तो भारत में खनिज उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, छोटे नागपुर। तो इसे भारत का रूर कहा जाता है, संज्ञा दी गई। ये 13वां ढाल वाला पठार है, भारत में 13वां ढाल वाला पठार है। इसे अग्र पठार की संज्ञा भी दी गई है। कैसे, इसे अग्र पठार की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई। ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर ये झारखंड, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और बिहार तक फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, झारखंड में। छोटे नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में, पश्चिम बंगाल और बिहार में फैला हुआ है। इसे अग्र पठार की संज्ञा दी गई। भारत का रूर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सर्वाधिक 13वां ढाल वाला पठार है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, दामोदर। ऊपर वाला हजारीबाग का पठार, और दक्षिण भाग कौन सा है, कोडरमा या रांची का पठार, ठीक है। दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी नदी में बहती है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें इस्पात संयंत्र ध्यान रखेंगे। ये नदी कहाँ मिलती है, हुगली नदी में। हुगली को विश्व की विश्वासघात नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप छोटे नागपुर के पठार में ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, अब आपके पास आया बोकारो। देखिए छोटे नागपुर के पठार में आपके छोटा नागपुर, आपके पास एक तो आया बोकारो, बोकारो इस्पात संयंत्र। दूसरा कौन सा आया, जमशेदपुर। तीसरा कौन सा आया, दुर्गापुर। मैं और लिख देता हूँ, भिलाई, ठीक है, और राउरकेला। ये क्या है, सब इस्पात संयंत्र है। ये किसके सहयोग से लगाया गया था, तो आप सहयोग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये रूस के सहयोग से लगवाया गया था, ठीक है। कहाँ स्थित है सर, झारखंड में, झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर एक निजी क्षेत्र का है, ये कहाँ स्थित है, झारखंड में। ये जमशेदजी टाटा द्वारा निजी क्षेत्र का लगाया गया। दुर्गापुर कहाँ स्थित है, दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया है, इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया है। कहाँ स्थित है सर, तो आप बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला की अगर मैं बात करूं, राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था, तो आप बताएंगे सर जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। तो ये संयंत्र अब किसके सहयोग से स्थापित किए गए हैं और कहाँ स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर और बोकारो किस किस के सहयोग से स्थापित किए गए और कौन कौन से राज्यों में, ये ठीक है। और ये निजी क्षेत्र है, इसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये बात है। तो छोटे नागपुर का पठार आपको समझ पाया होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे छोटे नागपुर के पठार में। अब मैं आगे वाले पठार की बात करता हूँ, नंबर 2 मेघालय का पठार। मेघालय का पठार की मैं बात करता हूँ। देखिए मेघालय के पठार से क्वेश्चन क्या आते हैं वो देख लीजिए आप,
तो अब एक बात ध्यान रखेंगे, मेघालय के पठार में क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप सर, मेघालय का पठार है, ये देखिए आप मेघालय के पठार की मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए आप, मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंती, ठीक है, रेगमा और मिकिर। बात समझ पा रहे हैं? ये जो मैंने लिखा है गारो, खासी, जयंती लिखा है, ये गारो है, गारो, ये खासी है, ये क्या है, जयंती। गारो, खासी, जयंती मेघालय में जनजाति भी है, गारो, खासी, जयंती मेघालय में जनजाति भी और पर्वत श्रेणी भी है, ठीक है। रेगमा और मिकिर, ठीक ठीक है। अब ये जो पूरा है, ये देखिए आप, ये कहाँ है, मेघालय में। इन तीन की अगर मैं बात करूं तो ये तीन कहाँ है, मेघालय में। और इन दो की मैं बात करूं तो ये कहाँ है, असम में है, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। और इस सबकी बात करूं तो ये क्या है, मेघालय का पठार है। ये क्या है, मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार है। और मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो कौन सी है, नोकरेक है। कौन सी है, नोकरेक। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो कौन सा है, नोकरेक है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, कौन सी थी, और छोटे नागपुर का पठार था। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पार्श्वनाथ है। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पार्श्वनाथ है, ठीक। जबकि नोकरेक किसकी है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इस पर आपका शिलोंग स्थित है। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है, शिलोंग शहर मेघालय की राजधानी है, वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। और इन तीनों पहाड़ियों के कारण विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये पांचों समूह हैं, ये पांचों की पांचों जो पहाड़ियाँ हैं, जो दो असम में रेगमा और मिकिर और तीन मेघालय में, ये सब पहाड़ियाँ किसका भाग है, मेघालय का पठार का भाग है। बात समझ पा रहे हैं? और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक। तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय के पठार के बारे में। समझ पा रहे हैं? इतनी बात ध्यान रखेंगे मेघालय के पठार के बारे में, ठीक है। मेघालय का पठार किसका भाग है, तो आप बताएंगे सर मेघालय का पठार किसका भाग है, तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार का भाग है। ये किसके द्वारा अलग हो गया, तो आप बताएंगे राजमहल या मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया। किससे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग से। बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, नदियों के द्वारा गैप बना दिया गया। तो आप समझ पाएंगे मेघालय का पठार। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ अन्य पठारों की। देखिए आगे अन्य पठारों की और बात करें, अन्य पठार की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, ठीक। अन्य पठारों की मैं बात करूं तो देखिए आप, ये देखिए आप, अन्य पठारों की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ है, ये देखिए आप, मालवा का पठार, मालवा का पठार। इस मालवा के पठार में ऊपर वाला भाग हाड़ौती का पठार, इधर है बुंदेलखंड, ये है बघेलखंड। ये देखिए आप, ये है इसी का भाग है। देखिए आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये इसी का भाग है। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। और यूपी वाली साइड में इसे कहते हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और ये वाला भाग क्या है, बघेलखंड है, बघेलखंड है, ठीक है। और ये क्या है, मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है। यानी कि हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये जो भाग है ये यूपी प्लस एमपी में फैले हुए हैं, ठीक है। ये राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। और ये गुजरात वाली साइड में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये मालवा का पठार है, ठीक है। मालवा के पठार में आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, राजस्थान का, भारत का सबसे विच्छेदित पठार है, विच्छेदित पठार, पठारी भाग, सबसे विच्छेदित पठार है, ठीक है, सबसे विच्छेदित पठार है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और पार्वती
पार्वती नदी, यहाँ पर पार्वती नदी व बेतवा नदी के बीच में, पार्वती नदी व बेतवा नदी के बीच में, यहाँ पर बात करूँ मैं पार्वती और बेतवा नदी के बीच में, यहीं पर तो भोपाल स्थित है। कौन है? भोपाल। तो भोपाल जो राजधानी है, किसकी राजधानी भोपाल? तो आप बताएंगे सर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पार्वती और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे विच्छेदित भाग है। इसे अगर पठार की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, अगर मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर, ये विच्छेदित, इसमें दरारें पाई जाती हैं, इस पठार में दरारें पाई जाती है। मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। सर्वाधिक दरारें पाई जाती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ नदी मुख्य रूप से कौन सी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी मुख्य रूप से नदी की बात करें तो काली सिंध है, काली सिंध नदी है। पार्वती नदी बहती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये बात ठीक है, पार्वती नदी और काली सिंध नदी मुख्य रूप से यहाँ बहती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। बाकी चंबल नदी भी देखिए आप इसी भाग से जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे मालवा के पठार के बारे में, ये कहाँ फैला हुआ है, तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे ये कहाँ फैला हुआ है। सर एक तो यूपी में भी जा रहा है, ये एमपी में भी जा रहा है, ये राजस्थान में भी जा रहा है, और इसी का भाग गुजरात में भी जा रहा है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये है आपका मालवा का पठार। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिए हमने सतपुड़ा पढ़ा था, एक चीज़ नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे आप। क्या ध्यान रखेंगे? यहाँ एक चीज़ पढ़ी थी हमने नोट में, क्या मैं बता दूँ वहाँ पर? चलो यहाँ बता देता हूँ। देखिए आप एलोरा और सतपुड़ा, एलोरा और सतपुड़ा के बीच में जो भाग है, एलोरा और सतपुड़ा के बीच वाले भाग को हम कहते हैं खान प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस प्रदेश के नाम से जानते हैं? खान प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, एलोरा और सतपुड़ा के बीच वाले प्रदेश को क्या कहते हैं? खान प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले पठारों की और बात करूं तो देखिए आप एक पठार ध्यान रखें, दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो दंडकारण्य के पठार को दो भागों में बांटा गया है। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे दो बराबर भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ऊपर है इसका ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग को बस्तर का पठार, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। एशिया में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन बस्तर के पठार से होता है। तो बस्तर का पठार जो छत्तीसगढ़ वाली साइड में ऊपरी वाली भाग में है, वो बस्तर का पठार है। और दंडकारण्य का जो दक्षिणी भाग उसे कहते हैं, दंडकारण्य का जो दक्षिणी भाग है उसे हम कहते हैं काली हांडी का पठार। काली हांडी का पठार, काली हांडी का पठार के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दक्षिण भाग है वो काली हांडी का पठार है, ये दक्षिण भाग इसका काली हांडी का पठार है। उत्तरी भाग है इसका बस्तर का पठार है। और इसके उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पर कांकेर का बेसिन है, कांकेर बेसिन है। इस बेसिन को कांकेर बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बेसिन को कांकेर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कांकेर बेसिन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका यानी इस पठार के उत्तर और पश्चिम भाग में जो बेसिन उसको कांकेर बेसिन जानते हैं। दंडकारण्य के पठार को दो भागों में बांटा गया, ऊपर वाला बस्तर का पठार और नीचे वाले काली हांडी का पठार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद में और अगर बात करें और पठारों की मैं बात करूं तो देखिए आप और पठारों की बात करेंगे। ये देखिए आप और पठारों की मैं बात करूं तो देखिए आप सर और पठारों की अगर बात करें तो देखिए आप यहाँ है तेलंगाना का पठार है। कौन सा पठार है? तेलंगाना का पठार है। ठीक, तेलंगाना के पठार की अगर मैं बात करें, तेलंगाना का पठार, ठीक है, तेलंगाना की पठार की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से क्या ध्यान रखना है।
तेलंगाना के पठार में उत्तरी भाग को हम कहेंगे तेलंगाना का उच्च भूमि, तेलंगाना उच्च भूमि कहेंगे, ठीक है। और नीचे वाले भाग को हम कहेंगे रायलसीमा, रायलसीमा का पठार के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तेलंगाना के दक्षिण भाग को रायलसीमा का पठार कहेंगे और ऊपर भाग को उच्च, तेलंगाना की उच्च भूमि के नाम से जानेंगे। इसके बाद में और देखिए आप, तेलंगाना के बाद में आप देखिए, ये देखिए आप तमिलनाडु, तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु के पठार की मैं बात करूं तो तमिलनाडु के पठार में उत्तरी भाग को तो कहेंगे कोयम्बटूर उच्च भूमि, उत्तरी भाग को कहेंगे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर उच्च भूमि, उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तेलंगाना के पठार के उत्तरी भाग को कोयम्बटूर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिण भाग को ये देखिए आप कोयम्बटूर उच्च भूमि और ये दक्षिण भाग है, ठीक है। तेलंगाना का और तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु पठार, ठीक है। इसमें ताम्रवर्णी नदी बहती है और वैगई नदी बहती है, ठीक है। ताम्रवर्णी नदी और वैगई नदी बहती है। अच्छा, ये लिख दिया गया। एक बात इसमें ध्यान रखेंगे आप, ठीक, ये हमने क्या लिख दिया, ठीक है। ये जो भाग है, ये तमिलनाडु जो पठार है, ये कोयम्बटूर उच्च भूमि का ही भाग है, यही तो कोयम्बटूर उच्च भूमि है, ठीक है। ये तो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब तमिलनाडु के उत्तरी भाग में तमिलनाडु की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और नीचे वाले भाग में कोयम्बटूर उच्च भूमि है, उसमें ताम्रवर्णी नगरी, ठीक है, ताम्रवर्णी नदी बहती है, वैगई नदी बहती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और वैगई नदी पर, इस वैगई नदी पर मुदेर शहर स्थित है, मुदरई शहर या मुदेर शहर स्थित है, जिसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, वैगई नदी पर। और भारत में बहने वाली नदियों में सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ताम्रवर्णी नदी है। अगर ताम्रवर्णी ऑप्शन में नहीं है तो वैगई नदी है। तो वैगई और ताम्रवर्णी दोनों ही नदी भारत में बहने वाली दक्षिणतम सबसे नदी यही है, जो कहाँ बहती है? तमिलनाडु के पठार में, कोयम्बटूर उच्च भूमि में, ठीक है। इस कोयम्बटूर से, ये दोनों नदियाँ ध्यान रखिए, भारत की दक्षिणतम बहने वाली नदी है। और इस नदी पर कौन है? मुदेर शहर स्थित है, जो त्योहारों का शहर है, ठीक है। ये कोयम्बटूर है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं तमिलनाडु में। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे ये पठारों के बारे में। इसके अलावा कुछ पठार और देखें, देखिए यहाँ पर ये पठार कौन सा है तो मैं बताऊं, ये धारवाड़ का पठार है। धारवाड़ का पठार की अगर मैं बात करूं तो धारवाड़ के पठार में आप ध्यान रखेंगे, इसके उच्च वाली भूमि को मैसूर उच्च भूमि कहते हैं। मैसूर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, उसे मैसूर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और नीचे वाली कौन सी? धारवाड़ का पठार है, ठीक है। ये दोनों किस धारवाड़ के पठार का ही भाग है, मैसूर उच्च भूमि और धारवाड़ पठार, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य ध्यान रखेंगे। तेलंगाना का पठार मैंने बता दिया, मालवा का पठार ये बता दिया। एक ध्यान रखेंगे आप, कौन सा पठार? ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार। इसी मैकाल पठार में मैकाल श्रेणी स्थित, जहाँ अमरकंटक चोटी है, तो मैकाल जो पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बुंदेलखंड बघेलखंड कहाँ है? यूपी और एमपी में स्थित है, जो किसका भाग है? मालवा के पठार का ही भाग है, ठीक है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार मुख्य रूप से भाग कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र से उत्पत्ति होती तो महाराष्ट्र से इसका भाग माना जाता है, ठीक है। मेघालय का पठार मैंने बता दिया। तो ये जो भाग थे सब, ये क्या थे? पठारी भाग थे। ये क्या थे? प्रायद्वीपीय पठारी भाग थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो अब आगे चलते हैं, ये देखिए आप तटीय मैदानों की बात करते हैं, ठीक है। चले आगे। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग पूरा हो गया, उसमें हमने पहाड़ियाँ भी पढ़ ली और पठार भी हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बात हमने बता दी। अब मैं बात करता हूँ तटीय मैदानों की बात करते हैं। तो देखिए आप तटीय मैदानों में एक बात ध्यान रखें आप, तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। तो आप बताएंगे सर तटीय मैदान जो भारत में है, तटीय मैदान है, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान है, एक है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, यही बात है, पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। तो आप बताएंगे सर कच्छ की खाड़ी से लेकर ये जो भाग है ये तो है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, और इधर वाला जो कन्याकुमारी से आप चलेंगे पश्चिम बंगाल तक ये है पूर्वी तटीय मैदान, यही बात है, यही बात है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें ये तो पश्चिमी तटीय मैदान, ये क्या है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। अब इसकी मैं तुलना की बात करता हूं, देखिए आप ये क्या है संकरा है, संकरा तट है, ठीक है, और ये क्या है चौड़ा तट है, चौड़ा तट। इस तट पर बंदरगाह सर्वाधिक है, बंदरगाह इस तट पे क्या है सर्वाधिक है। एक बार हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फिर इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इस पर बंदरगाह क्या है कम है, बंदरगाह क्या है इस पर कम है, और इस पर बंदरगाह क्या है ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। ये संकरा है और वो क्या है चौड़ा है, ये जलमग्न है, जलमग्न तट है, ये जलमग्न नहीं है, जलमग्न नहीं है। इस तट पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक है, इस तट पर लवणता की मात्रा क्या है सर्वाधिक है, और इस तट पर लवणता की मात्रा क्या है कम है, कम लवणता, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ तो आप बताएंगे सर, निर्मित ये किससे द्वारा निर्मित है, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा निर्मित है, और समुद्रों के तरंगों से, समुद्री तरंगों से, समुद्री लहरों और तरंगों से निर्मित है। ये किसके द्वारा निर्मित है, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा निर्मित है, ये नदियों द्वारा निर्मित है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप इधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, सॉरी अरब सागर है, इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है, ये देखिए आप अरब सागर, और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये दो तट है पश्चिमी तट और पूर्वी तट, एक याद कर लेंगे दूसरा याद हो जाएगा। देखिए पश्चिमी तट की मैं बात करूं तो ये संकरा है तो वो चौड़ा है, ठीक है ना, हाँ ये चौड़ा है, ये बंदरगाह सर्वाधिक है तो उधर बंदरगाह कम है, ये जलमग्न तट है, पूरा पानी में डूबा हुआ तट है, वो जलमग्न कम है, ठीक है, इसकी मात्रा में कम है न के बराबर। लवणता यहाँ सर्वाधिक है, उधर लवणता क्या कम है, ये नदी द्वारा और समुद्री लहरों द्वारा निर्मित है, और वो नदियों के द्वारा निर्मित है। इधर क्या बनते हैं सभी इस पर तट, इस पर क्या है डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई भाग पाए जाते हैं, और इस पर क्या है डेल्टा नहीं है, डेल्टा क्षेत्र नहीं है, तो क्या है इस पर है नदमुख है, डेल्टाई क्षेत्र नहीं है, यहाँ क्या है यहाँ नदमुख है,
यहाँ नदियों के द्वारा बनाए गए नदमुख है, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। बात समझ पा रहे? एस्चुरी नदियों के द्वारा निर्मित है इस तट पे, और इस तट पे क्या है? डेल्टाई क्षेत्र है। इस तट पे बंदरगाह ज़्यादा है, इस पर क्या है? कम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और इस पर जो इस पर्वत श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं, और ये क्या है? पूर्वी घाट है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इनमें कॉमन क्या है? ठीक है, मतलब इनमें ये अलग अलग विशेषताएं क्या है इनकी, मैंने ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। अब इन एक एक को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ते हैं एक एक को। तो हम स्टार्ट करते हैं, इतनी बात समझ पाए होंगे आप। ठीक है, तो अब एक एक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप एक एक को स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, चलो हम एक एक की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सर, अभी मैंने बात की तटीय मैदान की, मैंने जब बात की तटीय मैदान की मैंने बात की, तो तटीय मैदान को हम एक एक को पढ़ेंगे। तटीय मैदान, ये देखिए आप, तटीय मैदान को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटा गया। दोनों की मैंने विशेषताओं की बात कर ली कि इधर क्या है, इधर क्या है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब हम इन तटों को पढ़ेंगे एक एक को। तो हमने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। तो आप बताएंगे सर मुख्य रूप से 2 भाग बताए हैं। एक भाग तो मैंने बताया, कौन सा? पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय मैदान, यही बताया। ठीक है, एक बताया पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की बात की थी। तो अब इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे? देखिए आप, पूर्वी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। सॉरी, पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। अब सर इसको 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटते हैं? तो नंबर 1 की मैं बात करूं तो देखिए आप, काठियावाड़ तट, इस पर हम एक पढ़ेंगे काठियावाड़ तट। दूसरा हम पढ़ेंगे कोंकण तट। तीसरा पढ़ेंगे हम मालाबार तट। तीसरा पढ़ेंगे मालाबार तट। ठीक, ठीक। और इसी मालाबार तट में हम पढ़ेंगे किनारी तट, किनारी तट और कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ठीक है, यानी जो किनारी तट की हम बात करेंगे, जो कर्नाटक के सारे लगी हुई किनारी तट और कन्नड़ तट की बात भी हम करेंगे। ठीक है, किनारी और कन्नड़ तट की, मालाबार का भाग है किनारी और कन्नड़ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनकी, तो देखिए यहाँ से भी आप क्या ध्यान रखेंगे? सर इसमें एक भाग तो है, कौन सा? तो आप बताएंगे सर इसमें एक भाग है माला, देखिए आप, कोरोमंडल तट है। कौन सा भाग है? कोरोमंडल। ये देखिए आप, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है। एक इसमें बात करें तो एक इसमें आएगा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार में हम बात करेंगे किसकी? गोलकुंडा। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, गोलकुंडा। ठीक है, और उत्कल, और उत्कल को हम कहेंगे कलिंग। ठीक, ये बात है। ठीक है, उत्तरी सरकार को हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जबकि मुख्य रूप से क्या है? कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, उसको 2 भागों में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कितने? 3, काठियावाड़, कोंकण और मालाबार। मालाबार को हम 2 भागों में और बांट देंगे, किनारी तट और कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं, किनारी या कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं, वो बात में हम करेंगे आगे। तो इस प्रकार से तटीय मैदान को का विभाजन किया गया है। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से कन्नड़ तट का तटीय मैदानों का विभाजन किया है। अब हम तटीय मैदानों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो तटीय मैदानों को एक एक को पढ़ेंगे। तो देखिए आप,
इतनी बात समझ पा रहे हैं। इनमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सर ये जो काठियावाड़ तट है ना, काठियावाड़ तट ये कहाँ तक है, तो आप बात करेंगे कच्छ से, ये कच्छ से सूरत तक है। ये है सूरत से गोवा, और ये है गोवा से कन्याकुमारी। ये गोवा से कन्याकुमारी है। कोरोमंडल तट की मैं बात करूं तो ये कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा के बीच में पढ़ेंगे इसको, ठीक। और इसको हम पढ़ेंगे उत्तरी सरकार को हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी से महानदी, कृष्णा नदी से महानदी वाले तट तक इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इनको आप विभाजन करेंगे और एक एक को पढ़ेंगे आप, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिमी तट, फिर पढ़ेंगे पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों तटों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ये भौतिक स्वरूप का 5वां पॉइंट चल रहा है, यानी 5वां भौतिक स्वरूप चल रहा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तटीय मैदानों के बाद में पढ़ेंगे हम द्वीपीय समूह है, ठीक है। तो 6 भौतिक स्वरूप थे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ पाए होंगे, और अगर समझ में नहीं आई तो आप इस क्लास को दोबारा देखिए।